बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज की पहली बड़ी खबर नए संसद भवन को लेकर है, जिस पर तकरार बढ़ते जा रही है। अब विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर देवभूमि से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम ट्रेन की सौगात दी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर असम के गुवाहाटी से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा को संबोधित किया। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बीसी सखी का राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। क्या खास है इस सम्मेलन में, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थम नहीं रहा है। कुल 44 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। विपक्षी दलों के साझा बयान में कहा गया है कि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की लगातार जो मांग है वो की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है वो पहुंच गया है। केंद्र को निर्देश भी दिए हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति से कराने की भी मांग जो है वो की जा रही है। तो संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें पार्टियों की, तो 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का भी ऐलान किया है। और इसके साथ ही साथ उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि 28 मई को कौन करता है इसका उद्घाटन, लेकिन बात सामने वही आ रही है कि कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है और इधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को भी स्वीकार कर लिया है। और वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने के निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का भी यही कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति का उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। और वहीं विपक्ष का ये कहना है कि राष्ट्रपति को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का अगर निर्णय लिया जाता है तो ये निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। वहीं विपक्षी दलों के साझा बयान में भी कहा गया है कि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें, नए संसद भवन में लगातार रार जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हम देख पा रहे हैं कि बयान जो है वो लगातार सभी के सामने आ रहे हैं। पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है, 20 विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। तो नए संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने भी संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर विचार विमर्श जो है वो कर लिया है। साथ ही कहा भी जा रहा है कि जल्द ही सदन के सभी नेता एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। और इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि बयानबाजी का दौर भी जो है वो लगातार नजर आ रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार सियासी बवाल जो है वो मचा हुआ है। कई राजनीतिक दलों ने 28 मई को होने वाले समारोह का बहिष्कार किया है। इसमें आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और समाजवादी पार्टी का भी नाम जुड़ा गया है। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। जी दिनेश जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी मैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सियासी बवाल मचा हुआ है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर। मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी धन्यवाद करेंगे आपको। नमस्कार। देखिए 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन जो पीएम मोदी करेंगे और उसके लिए जो लोकसभा के स्पीकर और कस्टोडियन ओम बिरला जी उन्होंने उनको बकायदा न्योता दिया है। और ये बहुत पहले से देखिए कार्यक्रम भी तय था और अभी इसके पीछे हंगामा खड़ा करना कांग्रेस द्वारा प्रायोजित करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये ठीक ठाक है। ये मतलब अनुकूल नहीं है इनका जो भी निर्णय इनका है, तो उस सबसे ठीक ठाक के तरीके से करते तो ज्यादा बेहतर रहता है। दूसरा तो कहते हैं कि उसमें अनुचित ऐसा कुछ मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर केंद्र में उस प्रकार से जो स्टेट है, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, तो विपक्षी दल जहाँ पर जैसे भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ पर करेंगे। हमने सभी देखा कि कौन सा विधानसभा का उद्घाटन जो है किसी गवर्नर के थ्रू या गवर्नर के प्रेजेंस में करवाया गया, वो भी हमने देखा। उसके अलावा देखिए जहाँ तक जनवासी चुनावी वर्ष है, जैसे 2024 अभी आने वाले हैं, तो उसी के मद्देनजर जो है ये हंगामा खड़ा किया जा रहा है किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। और लगता है विपक्ष के पास क्या मुद्दों की कमी है जो इसको उठाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे कि विपक्ष और पक्ष दोनों के ही साथ में और अलग अलग जो पार्टी में है, तो उन्हें थ्रू जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है। जैसे कि 19 पार्टी जो है, 19 से बल्कि 20 पार्टी जो है वो अपना इसका विरोध कर रही है और 17-18 पार्टी जो है वो सम्मिलित हो रही है इस कार्यक्रम में। तो बात तो बराबर ही मतलब जैसे पक्ष में जितने जो दल है तो वो बट ऑफिस है जो जैसे कि पक्ष में तो वो उसको अटेंड नहीं करेंगे, उनकी अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक काम करेंगे। और जहाँ तक जैसे कि इज्जत की जैसे कि राष्ट्रपति जी का इनको अभी याद आई चुनाव के टाइम पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी है, उन्होंने कई बार टिप्पणी की द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, और फिर एक बार बल्कि राष्ट्रपति ने उनको कहा, बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इस प्रकार से तो कई बार और अलग अलग जो बयान है उनके द्वारा भी गए, जो नेताओं के द्वारा और भी दिए गए। तो अभी जैसे चुनाव जब नजदीक है 2024 का, तो उस टाइम पर अगर आकर के कि उनको राष्ट्रपति याद आते हैं, तो इन्होंने अपने राष्ट्रपति जो थे उनको कितनी बार याद किया था, ये समझ में नहीं आती बात है। तो इसलिए कि मुझे तो लगता है कि जो जैसे सर्वे की चुनाव को लेकर के उसके मद्देनजर सब चीजें जो है वो हंगामा खड़ा करने की बजाय बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और सब चीजें जो है जैसे कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में चीजें पहुंच चुकी है, तो कोर्ट अपने हिसाब से अनुरूप तो निर्णय लेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई भी नए के उसको मद्देनजर देखते हुए जैसे ओम बिरला जी ने उद्घाटन के लिए पीएम जो है उनको अपना बुलाया था और उसी के उसमें अनुरूप मुझे लगता है कार्यक्रम चलेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में है तो जो निर्णय लेंगे तो अपने आप उस साथ में जो निर्णय होगा ले लेंगे। जी दिनेश जी, 28 तारीख को वीर सावरकर की भी जयंती है और हमने देखा था कि राहुल गांधी ने भी इन पर टिप्पणी की थी। उनने एक बयान दिया था कि ये अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं और शायद 28 तारीख को ही इसका नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। तो क्या यही वजह भी हो सकती है कि विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है? अनुचित विरोध वाली बातें है सर, मुद्दे को जो मतलब कोई बात हो समुद्र तलाश करने की। अब वो देखिए कि इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी ने किसी जन्मदिन, किसी का जन्मदिन, किसी के पुण्यतिथि, किसी ने कॉल करे। तो 28 तारीख का संयोग ही है वो किसी का वीर सावरकर जो है उनका जन्मदिन है, तो उसे कोई लंबा चौड़ा फर्क थोड़ी पड़ता है। उससे क्या होगा, उससे हंगामा खड़ा करने के लिए जी लेकिन कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है, लगता है कि वो जो शीला पट्टी पे प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं देखना चाहते, क्योंकि फिर ये 100 साल की बात टल जाएगी। जी दिनेश जी। देखिए काजल, ये है कि जो जैसे कि मैंने पहले बताया तो कि ओम बिरला जी कस्टोडियन है, स्पीकर है, तो वो उन्होंने जैसे किया तो वो एक तरह से मतलब उसके हेड होते हैं, वो डेमोक्रेसी के हेड। जैसे कि हमारे जैसे देश में राष्ट्रपति जो है वो इनके एग्जीक्यूटिव पावर के साथ में रहते हैं और जो प्रणाली जो बोले रिपब्लिक कंट्री है, तो उसमें सब चीजें जो कार्य जो करने के जो सारी जो कार्रवाई होती है वो सारी प्रधानमंत्री की थ्रू ही की जाती है। तो उसमें गलत मैं कुछ ऐसा नहीं समझता हूँ। जैसे कि जो बोला गया, स्पीकर ने बोला है
सीएम उसका उद्घाटन करेंगे, उसका नंबर तोड़ बार क्या पड़ता है, और सभी को सम्मिलित होने के लिए होता भी है, विपक्ष को भी है, सबको भी है, सबको आना चाहिए जी। और अगर विरोध कुछ अगर तो विरोध सामने खड़े होकर विरोध करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी बवाल जो है वो मचा हुआ है। देखने वाली बात हुई कि 28 तारीख को क्या कुछ होता है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। उन्होंने देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इस ट्रेन से दिल्ली और देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय काफी कम हो जाएगा। ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो इस सफर को आनंददायक बनाने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पर्वतमाला योजना उत्तराखंड का भविष्य बदलने जा रही है। ट्रेन शुरू होने से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। वंदे भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ घंटे पहले ही वह 3 देशों की यात्रा करके आए हैं। आज पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है। हमने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जो है वो जगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सराहनीय है। उन्हें विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन को सौगात दी है और उत्तराखंड वासियों को एक नई सौगात दी है। आपको बता दें, अब दिल्ली से देहरादून की जो सफर होगा वो बहुत कम समय में होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तराखंड वासियों को सौगात दी है और कहीं ना कहीं इस ट्रेन को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पीएम ने वर्चुअली इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही साथ सीएम भी वहां पर मौजूद नजर आए। चलिए, ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। जी नीरज जी, उत्तराखंड वासियों को एक बार फिर सौगात मिली है और कहीं ना कहीं माहौल जो है उत्तराखंड में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी नीरज जी। चलिए, वापस इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, उत्तराखंड वासियों को इसकी सौगात मिली है। अब दिल्ली और देहरादून के बीच का जो रेल सफर होगा अब काफी उसमें कम समय लगेगा और इसके साथ ही ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो इस सफर को आनंददायक बनाने वाली है। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पर्वतमाला योजना उत्तराखंड का भविष्य बदलने जा रही है। ट्रेन शुरू होने से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। वंदे भारत के सामान्य परिवार की पहली पसंद ये बनती जा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अभी कुछ घंटे पहले ही वह 3 देशों की यात्रा करके आए हैं। आज पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है। तो आज बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिली है। चलिए, रुक कर लेते हैं नीरज जी का। जी नीरज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है उत्तराखंड वासियों को और वही पूरा विश्व भारत को एक उम्मीद से देखता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ काजल, नमस्कार। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं काजल की आज का दिन उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत हर्ष का दिन है और प्रदेश के खाते में जहाँ एक और नई उपलब्धि जुड़ी है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में, वहीं यहाँ से रेल यात्रा करने वाले जो देहरादून दिल्ली में के लोग आवागम काफी तेजी से होता था यहाँ पर और बाहरी लोग भी देहरादून की तरफ काफी आते हैं क्योंकि यहाँ 4 धाम यात्रा है और तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ मसूरी है और तमाम तरह के पर्यटक स्थल हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यह ट्रेन जो है बहुत उपयोगी और बहुत लाभकारी सिद्ध होगी।
अन्य विकल्प हैं हमारे पास, हवाई मार्ग भी है, दूसरी ट्रेनें भी है, जनशताब्दी भी है, शताब्दी भी है, और सड़क मार्ग से भी हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ये ट्रेन काफी अच्छी, आरामदेह, सुविधाजनक और कम दूरी वाली ट्रेन है, जो कम समय में अच्छा सफर और आनंदमय सफर देगी यात्रियों को जी। और ये बहुत हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको फ्लैग ऑफ किया वर्चुअल उससे, और हमारे प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, 204 मंत्री हैं और तमाम हमारे जो सांसद हैं यहाँ के और दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में ये समारोह हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत लोगों में उत्साह भी है, लोगों में खुशी भी है। और इस ट्रेन को लेकर पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया में और मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही थी। उसको लेकर लोगों में बड़ा अट्रैक्शन था, बड़ा आकर्षण था कि भाई उत्साह भी था कि कब ये ट्रेन शुरू होगी और कब हम जो है इस ट्रेन से सफर करेंगे दिल्ली के लिए। तो ये राज्य के खाते में एक नई उपलब्धि जुड़ी है और राज्य के लोगों के लिए भी एक बहुत हर्ष की बात है, उत्साह की बात है और आज बहुत खुशी का दिन है प्रदेश के लोगों के लिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल नीरज जी, उत्तराखंड के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण कदम जो है ये माना जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे बिल्कुल, देखिए हमारा प्रदेश जो है पर्यटन प्रदेश है और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड आप देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, क्योंकि आजकल 4 धाम की यात्रा यहाँ चल रही है। ऋषिकेश योग नगरी यहाँ है, हरिद्वार तीर्थ नगरी यहाँ है, मसूरी डेस्टिनेशन यहाँ है, नैनीताल यहाँ है। तो यहाँ बड़ी संख्या में आप देखेंगे सीजन में जो है धार्मिक पर्यटक भी आते हैं और दूसरे सामान्य पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। और देहरादून जो है आप देखेंगे 4 धाम यात्रा का केंद्र बिंदु है, क्योंकि आखिरी रेलवे स्टेशन देहरादून है, बड़ा बिग स्टेशन, उसके बाद ऋषिकेश स्मॉल स्टेशन है। तो इस लिहाज से देहरादून से कोई भी अगर सफर नया शुरू होता है, कोई नई सुविधा शुरू होती है यातायात की दृष्टि से, तो वो बहुत उपयोगी होगी और खासतौर के जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनके लिए भी और जो देहरादून से दिल्ली ट्रैवल करते हैं लोग, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कहेंगे कि आज का दिन जो है बहुत उपलब्धि वाला दिन है। उनको एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है आज के दिन। बिल्कुल। रेल ट्रैक का अगर हम बात करें तो 100% इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो सकता है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसका विद्युतीकरण हो गया। ये भी एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से भी आपको दक्ष होना पड़ेगा। जब नई चीजें आप चलाओगे तो आपके उसके लिए जो है नए रेलवे स्टेशन होने चाहिए, नए प्लेटफॉर्म बनने चाहिए और भी आधुनिक दृष्टि से जो भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पे वो यात्रियों को मिलनी चाहिए। और जो यातायात का जो संसाधन है उसको वो सशक्त होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है, लोगों में उत्साह है कि आज हमारे राज्य के खाते में एक नई उपलब्धि जुड़ी है और लोगों को एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में नई ट्रेन मिली है और एक अच्छी ट्रेन मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को आज एक नई सौगात दी है, वंदे भारत ट्रेन की आज सौगात दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय असम दौरे पर एक सभा को संबोधित उन्होंने किया। असम में भाजपा शासित हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार की 2वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य के दौरान खानापाड़ा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय खेल मैदान में आयोजित होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही NFSU यानी राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। असम पुलिस की ऑनलाइन FIR सेवा और इसके साथ ही eFIR नामक एक ऐप का भी विधिवत उद्घाटन उन्होंने किया। विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त 44,703 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और इसके साथ ही नर्सों की भर्ती, रेडियो ऑपरेटर की पद, इसके साथ ही अग्निशामक विभाग, होमगार्ड विभाग, जेल विभाग, आबकारी विभाग, वन बटालियन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। राजू कलवार असम से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजू, आज हम देख पा रहे हैं कि अमित शाह का दौरा था, 1 दिवसीय दौरा था, कितना महत्वपूर्ण माना गया ये दौरा उनका? जी राजू। राजू आप जैसे द्वितीय वर्षगांठ बोलिए।
हाँ जी काजल, असम में भाजपा शासित हिमंत बिस्व शर्मा सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम रखा गया है। और जिस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह असम में 1 दिवसीय दौरे पर असम में मौजूद है। और कार्यक्रम से अगर बात कहूँ तो यहाँ पर जैसे कि फॉरेंसिक लैब का एक महाविद्यालय एक आधारशिला रखा गया है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में ये जो महाविद्यालय जो यहाँ पर जब निर्माण किया जाएगा, जो प्रारंभ किया जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी क्राइम होते हैं उनसे जो फॉरेंसिक लैब में जो भेजा जाता है तो बाहरी राज्यों में भेजा जाता है। और इसीलिए क्रिमिनल जो जैसे कि हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है किसी दिन पहले कि जो क्रिमिनल को बेल मिलने की आसानी हो जाती है कि चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं। तो इसके लिए असम में ये इसको इसको रखा गया, आधारशिला रखा गया असम में। और साथ ही आधारशिला के बाद अगर मैं बात कहूँ तो द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हिमंत बिस्व शर्मा सरकार की एक खास बात रही थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अपनी सरकार में 1 लाख नौकरियां दूंगा। और उसी की वजह से आज करीबन 45,000 नौकरियां नियुक्ति पत्र देने की बात थी, मगर जिसने कटौती करते हुए 44,703 नियुक्ति पत्र उम्मीदवारों को, नए उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी अभी कुछ ही देर में। और वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही जो उम्मीदवार है उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और उसमें से अगर मैं बात करूं तो एक जो थाने के जो FIR सिस्टम को बिल्कुल बदलकर डिजिटल कर दिया गया है। अब आज ही से प्रारंभ हो जाएगा जो E-FIR नामक एक ऐप को यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें से कई अगर सभा अगर आयोजन किया जाता है, अगर किसी भी प्रोग्राम अगर फिजिकली तौर पर थाने पर नहीं जाकर वो ऐप के द्वारा ही अपने जो एप्लीकेशन है वो दायर कर सकते हैं और उसी से परमिशन आप ले सकते हैं थाने के द्वारा। और जो थाने में आवाजाही की बिल्कुल कम दिखाई देगी असम में, इस ऐप को उद्घाटन करने के साथ साथ चालू किया जाएगा। और नियुक्ति पत्र की अगर मैं बात कर दूं तो अभी 44,703 उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र में 45,000 में कुछ विकलांगों नियुक्ति पत्र को जो छानबीन किया जा रहा है, तो छानबीन के दौरान शायद 45,000 नियुक्ति हो सकती है, मगर फिलहाल अभी 44,703 है। और नर्सों की भर्ती, रेडियो ऑपरेटर और विभिन्न कई विभागों में, आबकारी विभाग हो गए, वन बटालियन के विभाग हो गए और विभिन्न कई विभागों में ये नियुक्ति पत्र असम के जो युवा है और युवती है उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है राजू, हम देख पा रहे हैं कि गुवाहाटी में धारा 144 भी लागू की गई है, इनके आगमन को लेकर की गई क्या? हाँ जी काजल, जो सुरक्षा के मद्देनजर से ये देखते हुए उनको 144 धारा लागू कर दिया गया था और गुवाहाटी में। और बिल्कुल जो पिछले दिनों कल यानी कि हिमंत बिस्व शर्मा ने एक प्रेस मीट आयोजन करके भी इसके जो आगाह की वो पूरा जानकारी देते हुए कहा गया कि जो सुरक्षा के मद्देनजर जो पूरी चकाचौंध रखा गया है गुवाहाटी का सुरक्षा, और बिल्कुल किसी से कहीं भी तरह की कोई प्रकार नहीं बरती जाए, इसलिए पूरा सरकार का प्रशासन भी सतर्क है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें गुवाहाटी में आज अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसके साथ ही कई कार्यक्रम में वो शिरकत करते नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज BC सखी का राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में CM योगी ने कहा, PM मोदी ने जनधन धन योजना की शुरुआत की थी। DBT के जरिए 3.2 लाख जी आपको बता दें 3 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा है। कोरोना काल में प्रयागराज से BC सखी के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। यूपी में महिला शक्ति बैंक की एक मिनी ब्रांच के रूप में काम कर रहा है। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी अंतिम पायदान पर पहुंचा दिया है। अब यहीं पर BC सखियां बैठेंगी, जिसके बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि PM मोदी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। आज 75 जिलों के 835 ग्राम पंचायतों में अलग अलग स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। दीदियों को लखपति बनाने का काम सरकार कर रही है। अब गांव में जाने पर BC सखियों के नाम से ही उनके घर की पहचान होती है। हर घर से परिवार को जोड़कर महिला सशक्तिकरण में यूपी देश में प्रथम स्थान मिला है। अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। शिवा, देखा कि आज इसका शुभारंभ योगी ने किया है और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। किस तरह ट्रेनिंग दी जाएगी सखियों को? दीदियों को बताया गया है कि करोड़पति लखपति बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है सरकार की तरफ से। जी शिवा।
देखिए जी। काजल, पहली बात तो बीसी सखी का जो एक कार्यकाल था वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए था। और जब ये धीमे धीमे गांव में जो रूरल एरियाज हैं, जो शहर के, जब वहां पर जाकर के बैंकिंग सेक्टर का वो लोग काम करने लगे, तो सीधे सीधे स्थापना इनकी तभी हुई थी ताकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो वंचित हैं डिजिटल इंडिया के मोड से, उनको पहले समझाया जाए कि आपका बैंक में अगर किस तरीके का काम है तो वो किस तरीके से होना चाहिए। और इसी को लेकर के बीसी सखी की शुरुआत हुई थी और लगभग 56,000 गांव में इस तरीके की शुरुआत हुई है। और आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ताकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सभी प्रदेशों के बाहर इस तरीके की जो योजना है उनको लागू किया जाए और कैसे उत्तर प्रदेश में इनको और ज्यादा प्रभावी करने की जरूरत है। खासतौर से ये देखा गया था कि बीसी सखी के जो बैठने की जो शिकायतें थी वो काफी समय से आ रही थी कि अगर बीसी सखी बनाई गई हैं, अगर उनसे काम लिया जा रहा है तो आखिरकार उनके बैठने का, उनके जो पेपर वर्क का जो काम है वो किस तरीके से होगा। और उसको भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों में मिनी का सचिवालय बनेगा, यानी कि सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, हर गांव की ग्राम पंचायतों में एक मिनी सचिवालय बनेगा जहां पर ये बीसी सखियां बैठेंगी। और न सिर्फ ग्राम पंचायतों का बल्कि ग्राम विकास से जुड़े जितने भी काम होते हैं उस पंचायत घर में होंगे और बीसी सखियां उनको पूरी तरीके से करेंगी। तो असल तौर में जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रोजेक्ट था, जो लॉन्च किया था, अब उसको भव्य रूप देने की तैयारी है और उसको सीधे सीधे ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से और प्रभावी रूप से जोड़ा जाए और कितने भी लोग उससे काम करवाए जाएं और कितना ग्रामीण महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा या ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिलेगा, इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। और इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की जो ग्राम विकास मंत्री हैं वो भी मौजूद रही थी इसका पूरे कार्यक्रम में। तो इस बीसी सखी के प्रोग्राम को, इस कार्यशाला को किस तरीके से आगे लागू और प्रभावी तरीके से किया जाए, उनके जो पूरा जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में लोग जो काम कर रही हैं और इसको डिजिटल रूप में किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए। क्योंकि काजल, सबसे बड़ी शिकायत इस पूरे एजेंडे में ये आती है कि किसी को, ग्रामीण खासतौर से लोगों को डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा यूज करना या यूं कहेंगे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए वो जो मोड ऑफ पेमेंट होता है वो कैश में लेते हैं और देते हैं। इसलिए इन बीसी सखियों का काम ये भी होगा कि डिजिटल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो कैश के जो मोड प्रोजेक्ट है, उस पर किस तरीके से वो लोग विश्वास पाए, उसको किस तरीके से अपनी जिंदगी में अपनाएं। क्योंकि सबसे सीधी बात ये थी, मुख्यमंत्री ने कही थी कि जब डिजिटल जनधन योजना का जब प्रोजेक्ट आया, जब इस तरीके सारे काम होने लगे तो जो हेरफेर थी वो पूरी तरीके से कम हो गई। यानी कि जो कैश का जो आदान प्रदान होता था उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती थी, लेकिन अब डिजिटली अगर पैसे को आप यूटिलाइज करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं काले धन का इस्तेमाल हो ही नहीं सकेगा और सीधे सीधे इसका ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा। तो तमाम जो चीजें हैं वो बीसी सखी के ऊपर ग्रामीण इलाकों में बहुत निर्भर करती है कि उसको ग्रामीण इलाकों में किस तरीके लागू किया जाए, कैसे महिलाओं को उसमें जागरूक किया जाए, जो महिला से जुड़ी जो और भी लोग हैं उनको किस तरीके से प्रभावित किया जाए। जी बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचवाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब बीसी सखी के माध्यम से दीदियों का लखपति बनाने का काम सरकार कर रही है। अब गांव में जाने पर बीसी सखियों के नाम से ही उनके घर की पहचान होती नजर आएगी और इसके साथ ही हर घर से परिवार को जोड़कर महिला सशक्तिकरण में यूपी देश में प्रथम स्थान मिलेगा। और इसी के साथ ही 4 बड़ी खबर में इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।